प्रिय विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आपका दिन शुभ रहे। और इस कोरोना महामारी के दौरान मैं आपको घर बैठे यूट्यूब चैनल के द्वारा वीडियो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं। हो सकता है आपके लिए ये कारगर हो और किसी प्रकार की कोई परेशानी महसूस कर रहे हो, दिक्कत महसूस कर रहे हो, तो आप मुझे आपके वैल्यूएबल सजेशंस के मैं लिए आपको इनवाइट कर रहा हूं। संतलाल के नाम से जाना जाता हूं। गवर्नमेंट लोहिया पीजी कॉलेज चूरू में एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी पद पर कार्यरत हूं। पहले वाले वीडियोज के अंदर अपन ने ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया पढ़ा। आज वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्टिलिया। टेट्रापोडा के अंदर 4 क्लासेस थी: एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। इन चारों का ओरिजिन पढ़ेंगे, जिसमें से एम्फीबिया का अपन पढ़ चुके। आज रेप्टिलिया का स्टार्ट कर रहे हैं। 2 वीडियोस बनेंगे। 2 वीडियो के अंदर ये पूरा होगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। आपकी रुचि कम हो जाती है, शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा विश्वास रखते हैं लोग बाग। ऑरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स। प्रिय बंधुओं, ऐसे प्रथम वर्टिब्रेट्स हैं जो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन के लिए एनिमल किंगडम के अंदर अडेप्टेड हुए हैं, बट स्थलीय यानी स्थल पे आने के बाद में इनको बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारी समस्याओं का मुकाबला करना पड़ा, जिसके कारण से अधिकतर एनिमल्स तो विलुप्त हो गए हैं। मैंने रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि 4 सब क्लासेज हैं और 16 ऑर्डर हैं, 16 ऑर्डर हैं, इन विच 4 ही ऑर्डर के जंतु जीवित हैं, बाकी के सभी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। क्योंकि यहाँ तरह तरह की स्थल पे टेरेस्ट्रियल कंडीशन के अंदर तरह तरह की स्केरसिटी होती है। वाटर स्केरसिटी, हाई एंड लो टेम्परेचर्स, हैबिटेट किस प्रकार की, कहाँ पे रहें, तो प्रीडेटर्स से कैसे बचाव किया जा सके, इनके लिए इनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए, कैसे ये टेरेस्ट्रियल अडेप्टेड होकर, स्थलीय रूप से ये अनुकूलित होकर आज भी विद्यमान हैं। धन्य हो इनको जो कि इस स्थलीय वातावरण में आज भी जीवित हैं। शुरुआत करते हैं। लेट अस मूव ऑन ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स। पेलियोजोइक एरा के अंदर एक कार्बोनिफेरस पीरियड था, 5वां। पर्मियन से पहले उसके अंतिम दौर के अंदर रेप्टाइल सीम्स टू हैव स्प्लिट ऑफ ग्रेजुअली ड्यूरिंग द लेट कार्बोनिफेरस टाइम्स या पीरियड फ्रॉम दी लेब्रिंथोडॉन्ट एम्फीबिया या एम्फीबियंस। कार्बोनिफेरस जो पेलियोजोइक एरा का पीरियड जो है, उसके अंतिम समय में ऐसे एम्फीबियंस होते थे जिनके वो विलुप्त हो चुके और सॉलिड टिथ विद इनेमल्स, टिथ जो होते थे वो सॉलिड होते थे और विद एनिमल यानी दांतों के चारों तरफ पाया जाने वाला कठोर बाह्य आवरण पाया जाता था, वो एम्फीबियंस थे लेब्रिंथोडॉन्ट एम्फीबियंस। ये एक्सटिंक्ट हो गए और लिविंग रेप्टाइल्स और कुछ लिविंग एम्फीबियंस का भी इन्होंने निर्माण किया। इनसे उत्पत्ति हुई, इनसे उद्विकास हुआ। फॉर ए टाइम दे सो क्लोजली रिजेंबल्ड एम्फीबिया। थोड़े समय तक तो इन्होंने एम्फीबिया के साथ में समानताएं प्रकट की। ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन रिमेन्स ओनली। सिर्फ कंकाल की बनावट के आधार पर ही इन्होंने एम्फीबियंस के साथ में समानताएं प्रकट की। इट इज डिफिकल्ट टू बी श्योर
वेदर सम ऑफ देम आर एक्चुअली रेप्टाइल्स। यहां कहना बहुत बड़ा कठिन है कि सम ऑफ देम आर एक्चुअली रेप्टाइल्स, जिनमें से कुछ वास्तविक रूप से रेप्टाइल्स है। दे हैव दैट हैव जस्ट सीज्ड बीइंग एम्फीबिया। एम्फीबिया के रूप में ये सीज हो गए, यानी इनसे तो ओरिजिन रेप्टाइल्स का हुआ है। एम्फीबिया ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग रेप्टाइल्स। अब एम्फीबिया जो थे वो रेप्टाइल्स बनने के कगार पर आ गए। द ट्रांजिशन फेज आई, एक संक्रमण काल पीरियड आया। अब संक्रमण काल पीरियड के अंदर एम्फीबियंस देखो, पानी में रहने वाले एम्फीबियंस जो उभयचर होते हैं, पानी में भी रहते हैं, स्थल पे भी रहते हैं, बट दे आर एक्चुअली कहाँ रहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। द ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड मेड अवेलेबल टू द एम्फीबिया टू एंट्री न्यू एनवायरमेंट। एक संक्रमण काल आया जिसके अंदर जल में रहने वाले जो एम्फीबियंस थे वो स्थल पे आए, जिनके लिए ये पूर्णतया एक नया वातावरण मिला। सेवरल मॉडिफिकेशन टुक्स प्लेस इन द एग। कई प्रकार के रूपांतरण मॉडिफिकेशंस एग या एग्स में, अंडे में या अंडों में पाया गया। और adult to withstand the terrestrial conditions, and these modifications gradually from a new group of animals, the reptiles। यहाँ अंडों से टेरेस्ट्रियल कंडीशन के अंदर एडल्ट होल्ड या अपना स्थायित्व, स्टेबिलिटी या विद स्टैंड होल्ड करते हैं। एंड दीज मॉडिफिकेशन धीरे धीरे जो रूपांतरण आए उन्होंने एक नए ग्रुप का निर्माण किया, वो होंगे सरीसृप या रेप्टाइल्स, विच आर कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल, जो कि पूर्णतया या नितांत रूप से या एक्सक्लूसिवली टेरेस्ट्रियल। लेकिन सभी रेप्टाइल्स टेरेस्ट्रियल नहीं होते, आज जो जीवित हैं उनमें भी। द मॉडिफिकेशन ऑफ विच took place during the transition from water to land are followings। यहाँ जो एक संक्रमण काल आया कि जल से स्थल पे जो आए, उन बिंदुओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट होगा मॉडिफिकेशन इन एग एंड डेवलपमेंट। अंडों के ऊपर, अंडों के अंदर, एग में या अंडे के अंदर किस प्रकार के रूपांतरण, डेवलपमेंट, एडवांस डेवलपमेंट हुआ स्थल पे रहने के लिए अनुकूलित होने, स्थल पे अंडों को देने के पश्चात उनको वहां सरवाइव करने के लिए, और उनसे आगे डेवलपमेंट कैसे हुआ। इधर डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। एम्ब्रियो ने अपने शरीर के चारों तरफ एक पोरस छिद्रित शैल विकसित कर लिया, शैल कवच, और शैल के नीचे डबल मेम्ब्रेनस, ये देखिए आपको कोरियन दिखाई दे रही है, और ये एम्ब्रियो पड़ा है। एम्ब्रियो के चारों तरफ डबल वाल्ड एमनियोन है। एमनियोन और एम्ब्रियो के बीच के अंदर डॉटेड ये लाइन दिखाई है, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड पड़ा है, और इसकी वेंट्रल सरफेस से योक शैक है, और एक तरफ वेंट्रल सरफेस पे डेवलप हो रहा है आउटग्रोथ के द्वारा एलेंटोइस। योक शैक तो इनको जीवन रहने के लिए नरिशमेंट देगा, एलेंटोइस इनको रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में मदद करेगा। एम्ब्रियो को, जब एम्ब्रियो अंडे के अंदर स्थित होता है, अंडा चारों ओर से कवच द्वारा सुरक्षित है, सेल द्वारा सुरक्षित है, जो अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। अब the most striking change involved the introduction of the land eggs। स्थल पर उपस्थित जो अंडे थे उनके अंदर बहुत ही रोचक मॉडिफिकेशन या परिवर्तन हुए। इन मोस्ट एम्फीबियंस, अधिकतर एम्फीबियंस में क्या होता है, द एग्स आर लेड इन द वाटर, जल में अंडे जल में दिए जाते हैं। द मेल डिपॉजिट स्मॉल पॉकेट्स ऑफ स्पर्म ऑन द बॉटम, the male deposits small pockets of the sperm on the bottom।
नर जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर पॉकेट्स के रूप में स्पर्म्स को जल के पैंदे पर छोड़ दिए जाते हैं। फीमेल निप्स दीज ऑफ, यानी फीमेल उनको छोटे छोटे जो टुकड़े दिए थे उनको पकड़ती है। किसके द्वारा? विद द लिप्स, अपने लिप्स के द्वारा, ऑफ द क्लोइका, क्लोइका के जो लिप्स हैं, दस इंट्रोड्यूसिंग स्पर्म इनटू द ओविडक्ट, इसलिए क्लोइका से होकर के ये ओविडक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, वहां फर्टिलाइजेशन होगा। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और विदाउट सेक्सुअल, यानी नर और मादा एक दूसरे के अंदर, नर में कोई कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर नहीं है। उसके पश्चात भी क्लोइका के द्वारा स्पर्म्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर, क्लोइका का मतलब है यूरिनोजेनिटल अपर्चर प्लस एलिमेंट्री कैनाल का पोस्टीरियर अपर्चर, एनएस, दोनों को मिलाकर की संरचना को बोल रहे हैं क्लोइका। एग्स आर दस फर्टिलाइज्ड इंटरनली, एग्स आर थस फर्टिलाइज्ड, यहाँ अंडे आंतरिक रूप से निषेचित कर दिए जाते हैं। विदाउट सेक्सुअल कॉपुलेशन, यहाँ कोई मैथुन क्रिया, लैंगिक रूप से मैथुन क्रिया नहीं होती। द एग्स आर लेड ऑन द बॉटम वेयर दे हैस्ट, बॉटम के ऊपर, जहाँ जिस वाटर सोर्स के अंदर रह रहा वहाँ जल के पैंदे पर अंडे दे दिए जाते हैं और उनकी हैच आउट, यानी अंडे का फूटना, विस्फोटन या प्रस्फोटन जो हैचिंग बोलते हैं, उससे क्या निकलता है? गिल्ड लार्वी एंड सब्सिक्वेंटली यानी मेटामॉर्फोज या मेटामॉर्फोसिस द्वारा ये एक टेरिस्ट्रियल एडल्ट में बदलता है। इसका लार्वा डेवलपमेंटल स्टेज जो है वो तो है एक्वेटिक विद गिल्स, और इसका एडल्ट जो है वो हो गया इनटू टेरिस्ट्रियल एडल्ट्स। वाटर प्रोवाइड्स ए फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जल क्या कर रहा था? इनको एक मित्रतापूर्वक इनके साथ व्यवहार कर रहा था, यानी ऐसा वातावरण दे रहा था, पर्यावरण जलीय था। बाय सप्लाइंग द रिक्विजिट फूड, पर्याप्त मात्रा में जितना अपेक्षित भोजन की जो आवश्यकता थी वो भी इनको दे रहा था। इनऑर्गेनिक साल्ट्स और ऑक्सीजन एटसेट्रा टू दी एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को जल के अंदर ये चीज़ें आवश्यक, फूड, इनऑर्गेनिक साल्ट, ऑक्सीजन एटसेट्रा टू दी एम्ब्रियो। बट वेयर एज इन अपोजिट देखिए, रेप्टाइल्स लेट देयर एग्स ऑन लैंड, रेप्टाइल्स अंडे देते हैं लैंड के ऊपर या भूमि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। द प्रॉब्लम ऑफ न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो इज सॉल्व्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ द यॉक इन द एग। इनके लिए सबसे बड़ी समस्या आई नरिशमेंट, पोषण कैसे प्राप्त किए? तो ये यहाँ यॉक सैक डेवलपमेंट हो गया इस एम्ब्रियो के वेंट्रल साइड में। स्तल पे आने के बाद में इसके यॉक सैक के अंदर यॉक होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और अन्य इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक साल्ट्स, योग का कंपोजिशन देखते हो तो सभी संरचनाएं, सभी जो आवश्यक नरिशिंग मटेरियल होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ न्यूट्रिशन, इन्होंने अपने जो पोषण की जो समस्या थी भ्रूण ने, वो समस्या दूर कैसे की? लार्ज अमाउंट ऑफ द yolk in the egg sufficient to carry the creature well along toward perfection of the body। सफिशिएंट था वो एक नए जीव का, क्रिएचर का मतलब नए सर्जन का मतलब है नए जीव का निर्माण करने के लिए और बॉडी को परफेक्ट करने के लिए, परफेक्शन ऑफ द बॉडी। एंड ऑब्विएटिंग का मतलब है छुटकारा पाना। द नेसेसिटी ऑफ लार्वल स्टेज एंड ए मेटामॉर्फोसिस, यहाँ कोई लार्वल स्टेजेस नहीं पाई जाती, न इनमें लार्वा से एडल्ट की तरफ कायांतरण होता। नेक्स्ट,
ऑन लैंड द एग इज प्रोटेक्टेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव एनवलप। स्थल के ऊपर आने के बाद में जो अंडे थे वो अपने को सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ क्या बना लिया, शैल बना लिया, जो कि एग को सराउंडिंग कर रहा है, अंडे को चारों ओर से घेर रहा है और उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है। प्रोटेक्शन इज आल्सो अफोर्डेड बाई, अफोर्डेड का मतलब सहायता करना या समर्थ बनाना या कैपेबल बनाना। प्रोटेक्शन इज अफोर्डेड या कैपेबल बाय द एमनियन। 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं, यॉर्क सैक, एलेंटॉइस, एमनियन, कोरियन या यॉर्क सैक, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस। इनके अंदर चारों प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन गई, इसलिए इनको अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब पोषण का कार्य, उत्सर्जन का कार्य, शोषण का कार्य, सब कार्य ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स करेंगी, क्योंकि ये एमनियोट जंतु है और एमनियोट जंतु वो है जिनमें एमनियन पाया जाता है। Protection is also afforded by the amnion, which is a two-layered membrane growing out to the ventral wall of the embryo। पीछे चित्र में मैंने आपको दिखाया कि आदर्श एम्ब्रियो की वेंट्रल वॉल की तरफ से एक यॉर्क सैक डेवलप होता है, जिसके द्वारा इसमें पोषण प्राप्त होता है। एंटायरली इन्वेलपिंग इट, यानी चारों ओर से भ्रूण को घेरे हुए रखता है। वापिस अगर देखना चाहते हो तो देखिए, ये एमनियन है, दिस इज एमनियन, और ये एम्ब्रियो है, इसको चारों ओर से घेरे हुए रखता है। और एमनियोटिक फ्लूइड आएगा जो फिजिकल शॉक्स या जर्क्स, झटके लगते हैं, मैकेनिकल शॉक्स या मैकेनिकल झटके, यांत्रिक अगर झटके लगते हैं, उनसे भी ये एमनियोटिक फ्लूइड जो इनके अंदर भरा हुआ है वो इनको प्रोटेक्ट करेगा। वापिस उसी पॉइंट पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है? बिटवीन द लेयर्स इज द एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियन की 2 परतों के बीच में क्या उपस्थित है? एमनियोटिक फ्लूइड विच नॉट ओनली गार्ड्स, जो मात्र सुरक्षा ही नहीं करता है क्रिएचर अगेंस्ट मैकेनिकल, जो नया जीव बन रहा है उसको मैकेनिकल जर्क्स से प्रोटेक्ट करता है या झटकों से, बाहर के जो झटके लगते हैं उससे सुरक्षा प्रदान करता है। बट आल्सो सर्व टू रेजिस्ट सडन चेंजेज ऑफ टेम्परेचर विच माइट बी फैटल टू द ग्रोइंग यंग। टेम्परेचर जो बाहर का वातावरण आपको पता है, गर्मियों में 52, 53, 54 डिग्री अपने राजस्थान में चला जाता है, सर्दियों के और -4 डिग्री पे चला जाता है, 2 डिग्री पे चला जाता है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। उससे भी जो ग्रोविंग, जो विकसित हो रहा है ये भ्रूण, उनको मदद या उनका सुरक्षा करने में भी कार्य करता है। रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ एम्ब्रियो इज परफॉर्म्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ अनदर स्पेशल मेम्ब्रेन। एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और बनी जो श्वसन में मदद करती है। दिस इज द एलेंटॉइस या एलेंटॉइक ऑर्गन। इट इज टू लेयर्ड, इट इज आल्सो टू लेयर्ड एंड स्ट्रक्चर इज सैक लाइक मेम्ब्रेन। इट इज abundantly supplied with many vessels directly continuous to those of the embryo। इनके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का सघन जाल पाया जाता है, जो ब्लड, जिसके अंदर ब्लड पाया जाता है, और वो ब्लड क्या करता है? एम्ब्रियो को नरिशमेंट या पोषण प्रदान करता है। एलेंटोस लाइस, इट इज इन इट्स फुल डेवलपमेंट, अगर पूर्ण विकास हो जाए, इमीजिएटली बीनीथ द पोरस सेल। कहाँ स्थित होता है? ये सेल के नीचे, मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया है, उपस्थित होता है। और इनमें पोरस का मतलब है छिद्रित होता है, और इन छिद्रों के द्वारा ऑक्सीजन कैन एंटर, ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है, और ब्लड, ऑक्सीजनेटेड युक्त ब्लड भी इनके अंदर, बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा बाहर से। बाहर से का मतलब सेल से बाहर से नहीं,
ब्लड कैपिलरीज का सघन जाल जो पाया जाता है उसके द्वारा बाई ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का नाम क्यों आया है यहाँ पे? ऑस्मोसिस का मतलब द फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन का मतलब है द फ्लो ऑफ आयंस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन विदाउट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ द एनर्जी। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन बोथ आर इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट फेज। यानी ब्लड के अंदर आपको पता है 90% वाटर पाया जाता है, तो ब्लड सप्लाई जो होगी वो ऑस्मोसिस द्वारा इनके एम्ब्रियो की बॉडी में पहुंच जाएगी। कार्बोनिक एसिड भी बना होगा, हानिकारक पदार्थ जो गिवन ऑफ एट द सेम टाइम वो शरीर से बाहर छिद्रों से निष्कासित कर दिया जाता है। ब्लड स्ट्रीम नाउ कैरीज द ऑक्सीजन टू द एम्ब्रियो। रुधिर प्रवाह, ब्लड की जो स्ट्रीम जो थी वो एम्ब्रियो के पास ऑक्सीजन लेकर के पहुंच रही थी और ब्रिंग्स आउट मोर वेस्ट एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूस। थस इट विल बी सीन दैट in the allantois as a function comparable to a lung, not to the gill। अब यहाँ क्या कह रहा है कि ये ऑस्मोसिस द्वारा एलेंटोइस से इनके एलेंटोइस के चारों तरफ पाए जाने वाले ब्लड कैपिलरीज से भोज्य पदार्थ ऑस्मोसिस द्वारा पहुंचे और जो हानिकारक पदार्थ बने वो बाहर निकाले या अपने अंदर स्टोर किए। तो इसका मतलब एलेंटोइस फेफड़ों के समान कार्य कर रहा है, न कि गिल्स के समान। सेकंड पॉइंट है स्किन। आपको पता है स्थल में रहने वाले जंतुओं की त्वचा नम मॉइस्ट होती है, सॉफ्ट होती है, स्केल नहीं पाए जाते हैं और क्यूटेनियस यानी कि एपिडर्मिस या डर्मिस के अंदर अनेकों ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनके द्वारा रेस्पिरेशन क्यूटेनियस प्रकार का होगा, त्वचीय प्रकार का होगा। लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वह अबंडेड हो जाती है, नहीं पाई जाती। तो स्किन क्या करता है, अपने चारों तरफ स्केल्स का निर्माण कर लेगी या स्केल्स मिलकर के आपस में एक वाटर प्रूफ कवरिंग या शील्ड या बोनी फ्लेट्स का निर्माण कर लेती हैं। और कुछ लोकल ग्लैंड्स होती हैं इनमें, जैसे सेंट ग्लैंड होती हैं जो मेटिंग में अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने का कार्य करेंगी। इन एम्फीबियंस द स्किन इज सॉफ्ट। एम्फीबियंस के अंदर त्वचा मुलायम, मॉइस्ट, नम एंड स्केललेस यानी स्केल नहीं पाए जाते। दिस कंडीशन इज एसोसिएट विद द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये अवस्था के साथ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी एम्फीबिया के अंदर यानी त्वचा द्वारा भी श्वसन संपन्न हो रहा था या होता है। एनी रेस्पिरेटरी सरफेस एक्सपोज टू द ड्राई एयर मस्ट बी केप्ट मॉइस्ट। एनी रेस्पिरेटरी सरफेस एक्सपोज टू द ड्राई एयर, अगर ड्राई शुष्क हवा के अंदर ले जाया जाए, मस्ट बी केप्ट को मॉइस्ट, तो वहां भी नमी रहनी आवश्यक है। एंड इन द एम्फीबियंस दिस इज डन बाय मीन्स ऑफ अबंडेंट सप्लाई ऑफ स्किन ग्लैंड्स। वहां ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में आने के बाद में भी त्वचा चिकनी क्यों बनी रहती है? इसका कारण है कि अबंडेंट सप्लाई ऑफ स्किन ग्लैंड्स यानी त्वचा के अंदर अनेकों ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो त्वचा को नम बनाए रखते हैं, मॉइस्ट बनाए रखती हैं। इन रेप्टाइल्स हाउएवर देखो क्या हो रहा है, स्किन रेस्पिरेशन हैज बीन अबंडेंट। और क्या इंप्रूव हुआ? लंग रेस्पिरेशन इंप्रूव्ड। लंग या फुफ्फुसीय श्वसन के अंदर सुधार हुआ या गुणात्मक परिवर्तन हुए। द स्किन इज कवर्ड बाय हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स मेकिंग द बॉडी सरफेस ड्राई एंड वाटरप्रूफ। त्वचा के चारों तरफ हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स बन गए जो क्या करते हैं, बॉडी सरफेस को ड्राई या वाटरप्रूफ बना लेते हैं। द स्किन आल्सो हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स।
त्वचा के अंदर जो पाई जाने वाली एम्फीबियन के अंदर जो ग्लैंड्स त्वचा को चिकनी बनाए रखने की जैसी ग्लैंड्स थी वो यहाँ अनुपस्थित होती हैं। ओनली ए फ्यू लोकल ग्लैंड्स रिमेनिंग दैट, सिर्फ कुछ स्थानीय ग्रंथियां ही बचती हैं और दीज आर प्रोबेबली, यानी प्रायिकता ज़्यादा है किसकी, सेंट ग्लैंड्स की, फंक्शनिंग इन मैटिंग, जो मैटिंग में सहायता करती हैं सेंट ग्लैंड्स। नेक्स्ट, एज ए पार्ट ऑफ द स्केली इंटीग्यूमेंट, अब इंटीग्यूमेंट कैसी हो गई, यानी कि बॉडी की कवरिंग कैसी हो गई, स्केली, मे बी मेंशन द हॉर्नी क्लॉज द appears at the end of the finger and toes। अब देखिए ये स्केली इंटीग्यूमेंट्स जो होती है वो नखरों में, यानी अंगुलियों के अंतिम या टखनों के अंतिम छोर पर जाकर के किस में बदल गई, हॉर्नी क्लॉज में, सरंगीय हॉर्नी नखरों में बदल जाती है। द स्केली इंटीग्यूमेंट ऑफ द रेप्टाइल डाउटलेस, स्केली इंटीग्यूमेंट या अध्यावरण जो होता है इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउटलेस है, सर्व्स द इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, यानी चारों तरफ मोटा अध्यावरण बन गया, इसका मतलब इससे जल का निष्कासन बंद हो गया, इसको बचाव किया, प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर, पानी की न्यूनता, पानी के लॉस होने में बचाव किया। परमिट्स देम लिव इन एरिड रीजन्स इन विच देयर इज बट लिटिल वाटर सप्लाई, जहाँ बहुत ही जल की बहुत ही कम वाटर सप्लाई हो रही थी वहाँ भी इनको रहने के लिए अडेप्ट या अनुकूलित किया। थर्ड पॉइंट आ रहा है हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट के अंदर भी गुणात्मक सुधार हुए, त्रिकक्षीय हृदय किसमें था, 2 ऑरिकल या एट्रियम 1 वेंट्रिकल एम्फीबियंस में। यहाँ वेंट्रिकल जो है वो या तो इनकम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, और क्रोकोडिलिया एंड कुछ स्नेक्स एंड लिजार्ड्स के अंदर हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों अलग अलग बाएं दाएं रहते हैं। तो 2 कक्षीय से 3.5 या 4 कक्षीय तो हार्ट बन जाता है, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन यहाँ प्रारंभ हो जाता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन आगे परिभाषा बताऊंगा कैसे क्या होता है। एडवांसेज इन द डायरेक्शन ऑफ एन improved pulmonary circulation are found in the reptiles, यानी फुफ्फुसीय सर्कुलेशन यानी लंग्स उत्पन्न हो गए, इसका मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन यहाँ इम्प्रूव हुआ है। द वेंट्रिकल इज पार्टली डिवाइडेड बाई ए सेप्टम इनटू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर्स। वेंट्रिकल जो है ये आंशिक रूप से 2 भागों में बंट जाता है बाई एक पट्ट द्वारा इनटू बाएं दाएं और लेफ्ट चैम्बर्स में। दिस एड्स इन कीपिंग फ्रेशली ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट रिटर्न फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट हाफ। फेफड़ों से हुआ शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड बाएं नीले के अंदर और मिक्सिंग विद यूज्ड ब्लड रिटर्निंग टू द राइट हाफ ऑफ द सिस्टमिक वेन, यानी फ्रॉम द सिस्टमिक वेन, यानी सिस्टमिक वेन के द्वारा रक्त जो है वो दाएं नीले के अंदर आकर के छोड़ा गया। द सेपरेशन ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड इज फर्दर आगे एडेड बाई द स्प्लिट डाउन ऑफ द ट्रंकस आर्टेरियस। ट्रंकस आर्टेरियस एक सिंगल ब्लड वेसल होती है जो दाएं और बाएं नीले के बीच में पाई जाती हैं, और
जो नॉर्मल दो वेसल्स होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी एंड आर्टा, उसकी जगह एक ही ये ट्रंकस आर्टेरियोसस नाम की बड़ी वेसल होती है, सिंगल ब्लड वेसल्स, ट्रंकस आर्टेरियोसस। ट्रंकस आर्टेरियोसस एक रोग भी है। टू द हार्ट इनटू 3 सेपरेट ब्रांचेज, 3 पृथक पृथक कक्षों में विभाजित कर देते हैं। सो दैट 3 मेन आर्टरीज पास आउट सेपरेटली फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से 3 प्रकार की आर्टरीज निकलती हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर सब वर्णन आएगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन इज ऑलमोस्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सिस्टेमिक। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑलमोस्ट डिस्टिंक्ट, स्पष्ट है, फ्रॉम द सिस्टेमिक, सिस्टेमिक के साथ साथ। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या करता है? कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल बाएं नीले से थ्रो दी कैपिलरीज या आर्टरीज, सॉरी कैपिलरीज नहीं होती, आर्टरीज, टू द कैपिलरीज इन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। फिर वापिस फ्रॉम द टिश्यूज कैपिलरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स थ्रो बाई ए सिस्टमिक वेन या सिस्टमिक ऑफ वेन ऑफ द हार्ट या राइट वेंट्रिकल। ये बताना चाहता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। द क्यूटेनियस वेन एसोसिएट विद स्किन रेस्पिरेशन इज एब्सेंट इन रेप्टाइल्स। क्यूटेनियस वेन त्वचा के साथ में जुड़ी हुई जरूर है, लेकिन इनके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर क्यूटेनियस या त्वचा के द्वारा शोषण नहीं होगा। क्यों कि नो क्यूटेनियस बट ओनली, क्योंकि इनकी बॉडी वाल में ग्लैंडुलर ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं, इसलिए ग्लैंड क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, ओनली लंग रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। सिर्फ फुफ्फुसीय श्वसन ही संपन्न हो पाता है। रिनल पोर्टल सिस्टम ऑफ द एम्फीबियंस इज मच रिड्यूस्ड। वृक्क निवाहिका तंत्र जो एम्फीबियंस में पाया जाने वाला था वो रिड्यूस हो गया। इन द रेप्टाइल्स इन कनेक्शन विद द चेंज फ्रॉम मीजोनेफ्रिक टू मेटानेफ्रिक किडनी। अब एम्फीबिया के अंदर मीजोनेफ्रिक प्रकार की जो किडनी थी वो रेप्टिलिया के अंदर मेटानेफ्रिक किडनी में बदल गई। यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि फिशेस से तो इवोल्यूशन हुआ है, ओरिजिन हुआ है एम्फीबिया का, और एम्फीबिया से ओरिजिन हुआ है रेप्टिलिया का। नर्वस सिस्टम आज के वीडियो में लास्ट पॉइंट ले रहा हूँ। टोटल पॉइंट 8 या 9 होंगे, वो अगले वाले वीडियो में मैं बाकी के रिमेनिंग पॉइंट बताऊंगा। इन रेप्टाइल्स ब्रेन इज इम्प्रूव्ड एसोसिएट विद मच ग्रेटर एक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिहेवियर। रेप्टाइल्स के अंदर ब्रेन ज़्यादा विकसित होता है अपने कार्य कुशलता के लिए और अपनी जटिलता के लिए, यानी जटिल बिहेवियर के लिए। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ऊपर ये वास्तविक रूप से लागू होता है। विच आर कंसिडरेबली लार्जर इन रेप्टाइल्स, जो कि रेप्टाइल्स के अंदर तथाकथित है कि रेप्टाइल्स के अंदर सेरेब्रल हेमिस्फीयर बड़े होते हैं और बिगिनिंग ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स टेक्स प्लेस, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स का बनना भी प्रारंभ हो जाता है। एम्फीबिया के अंदर पाई जाने वाली ब्रेन से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं थी, क्रेनियल नर्व, कपाल तंत्रिकाएं, मस्तिष्क तंत्रिकाएं, उनकी संख्या 10 जोड़ी थी। यहाँ पे दो जोड़ी और क्रेनियल नर्व डेवलप होंगी 11th और 12th। 2 additional pairs of nerves, 11th and 12th pair, called respectively, जिनको 11वीं 11th जो है उसका नाम है स्पाइनल एसेसरी
और 12th जो है ये इसका नाम है हाइपोग्लोसल, आर एडेड टू दी ब्रेन। एम्फीबिया के अंदर 10 जोड़ी थी, यहां पे 12 जोड़ी बन गई और आगे टोटल 12 जोड़ी ही रहेंगी। एडवांस कैरेक्टर है ये, ब्रेन रीजन से निकलने वाली होती है ये। दीज नर्व इमर्जेज फ्रॉम दी ब्रेन, ये तंत्रिकाएं ब्रेन से निकलती हैं। दिस मे बी रिगार्डेड एज अनदर फॉरवर्ड स्टेप इन सेफेलाइजेशन। ये क्या कर रहा है, सेफेलाइजेशन के अंदर और ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए मदद कर रहा है। सेफेलाइजेशन का मतलब शिरोभवन यानी हेड का निर्माण, और हेड कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स, कंसंट्रेशन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज हेड। अगर शरीर के अगले भाग में, अग्र भाग में संवेदी अंगों का जमाव हो जाता है तो उस भाग को शीर्ष कहते हैं या हेड कहते हैं। तो यहाँ शिरोभवन या सेफेलाइजेशन पूर्णतया विकसित हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, आपकी ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई कठिनाई अगर आती है दोबारा सुन लीजिए। अगर आपके पास में कोई टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक है उनसे कंसिडर भी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से आप कांटेक्ट करने के लिए, आप करना चाहो तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ आपके वैल्यूएबल सजेशंस के लिए फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑफ माय वीडियो लेक्चर्स। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।